हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीसीसीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को पता है कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है एजुकेशन के क्षेत्र में। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ जा रहे हो तो इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेस, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ में सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस और फिजिकल ज्योग्राफी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो सेपरेटली पूरा पेपर है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है, इससे सारे हैंडआउट प्राप्त हो सकेंगे। ये एसपीडीएससी 10 और जेबीवाईटी एक कोड है, इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाएगा। करीब 16,000 से ऊपर जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये मेरा कोड है, इसको यूज करके आप प्रॉपर डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे प्लस के अंतर्गत, आइकॉनिक के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप आइकॉनिक ले लो, क्योंकि देखो प्लस आइकॉनिक में आपको सारी चीज यानी डायरेक्टली कनेक्टिविटी आप एक एजुकेटर से मिलेगी, ठीक है। मतलब एक कोच से, पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो हमारा एक 14th ऑफ फ़ेब और 28th ऑफ फ़ेब को एक अनअकैडमी कॉम्बैट फेल होने वाला है। इसमें से 60 मिनट 60 क्वेश्चन रिलेटिव स्कोरिंग, इसके अंतर्गत इसे यूज करके डीबीवाईटी आपको एनरोल कर लेना है। 1 टू 3rd रैंकर आपके अकॉर्डिंगली इसका टेनर होगा और इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगेन 4 टू 10 रैंकर्स के लिए 75% ऑफ रहेगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके बाद जो 11 टू 50 रैंकर्स के लिए 50% ऑफ और 51 टू 500 रैंकर के लिए 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अब जैसे कि इसमें से विनर तो उसके जो विनर हैं तो उनके मतलब जैसे 6 मंथ, 12 मंथ, 4 मंथ, ये उनके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो कंप्लीटली इसमें से एक बैच है हमारा जो 1 साल के लिए, ये बैच 2 साल के लिए, कुछ बैचेज हैं हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है ना? तो आप क्या कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास प्लस में ऑप्शनल और आइकॉनिक में जीएस के अंतर्गत एक प्लान है, डीबीवाईटी यूज करके यहाँ डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। सच 12 माह की फीस 88,705 है, जो कि आपको 70,130 रुपया पेड करनी होगी। चलो शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है कंप्लीटली न्यू, एकदम नया चैप्टर है। कंप्लीटली न्यू और नया चैप्टर है, यानी विदेशी निवेश व व्यापार। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश और व्यापार, व्यापार। देखो मैं हमेशा से एक चीज बोलता आ रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी ये मुझ पे छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। इंडियन इकोनॉमी में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने के लिए करीब 150 घंटे की जरूरत पड़ती है, 350 पेज से ऊपर का नोट्स बनता है। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे जो हैंडआउट है वो सेंड कर दूंगा। अब यहाँ आपको चीजों को बस समझना है, ठीक है। और कुछ जो पॉइंट है वो आपको अपने रफ पे लिख लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ कुछ और नहीं करना। हाँ, 2 विशेष चीज़ें नोट करके रखना है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई बुक ही क्यों ना हो, और ना ही कोई रेफ़रेंस बुक और ना ही कोई एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, क्योंकि 150 घंटे पढ़ाना आप समझ रहे हो, इस वजह से इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करके दूँगा, ठीक है? इसमें से सारे तत्व शामिल होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे या कोई भी बुक हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये एकदम कंप्लीटली नया चैप्टर है। ये कंप्लीटली क्या है? नया चैप्टर है। अब देखो हम इसे शुरू करते हैं, इस नया चैप्टर को, तो चलो देख लेते हैं। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब किसी देश में विदेशी, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी देश में निवेश किसी अन्य देश से आए, जब किसी देश में जो निवेश है वो दूसरे देश से आए अर्थात विदेश से आए, तब इसको विदेशी निवेश कहते हैं।
जब किसी देश में, मान लो ये भारत है और भारत में निवेश कहाँ से, अमेरिका से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो वह भारत का विदेशी निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। तो मतलब जब किसी देश में निवेश किसी अन्य देश से अर्थात विदेश से आए, तब यह निवेश किए गए देश में, कब कहा, किए गए देश में, फॉर एग्जाम्पल भारत में किए गए देश में, उसके लिए यह विदेशी निवेश कहलाएगा, उसके लिए ये विदेशी निवेश कहलाएगा। अब समझ में आया कि देखो विदेशी जो निवेश है, ये किसी भी देश से किसी दूसरे देश में अगर निवेश होता है तो उस देश के लिए विदेशी निवेश कहलाएगा। अब भारत में विदेशी निवेश को हम दो प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो भारत में जो विदेशी निवेश है, भारत में विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश, इसको दो प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो प्रारूपों में बांट सकते हैं। एक एफडीआई, एफडीआई, और दूसरा होता है एफपीआई, एफपीआई, यानी एफडीआई और एफपीआई। देखो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, निवेश, इसको क्या बोलते हैं, इसको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो निवेश। एफआईआई आपने सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये उसी को आजकल अब ये क्या कहा जाने लगा है, उसी को एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाने लगा है। पहले इसी को एफआईआई बोला जाता था, एफआईआई बोला जाता था। आज इसी का ये प्रचलित नेम है, आज इसी का ये प्रचलित नेम है। तो अब देखना है हमें जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये है क्या, ये कैसे डील करता है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनना जरा, ये एफडीआई, डिटेल से दोनों को देखेंगे। एफडीआई, जब किसी एक देश में, जब किसी एक देश में, अब मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि भारत में किसी दूसरे देश से निवेश आता है, भारत में किसी दूसरे देश से निवेश आता है और इसका उद्देश्य व्यापार होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है। ये निवेश किसी औद्योगिक इकाई और या फिर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के तौर पे स्थापित होता है भारत में, तो वह भारत के लिए एफडीआई होगा और इस एफडीआई का जो दीर्घकालीन उद्देश्य होगा वो लाभ कमाना होगा। इसी को एफडीआई कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। दोबारा सुनिएगा, मैंने बताया कि जब किसी अन्य देश से, मान लो वैसे ही हम एक बार भारत का दोबारा नक्शा बनाते हैं और चलो यहाँ पे अमेरिका का, मान लो ये अमेरिका है, ठीक है। तो जब किसी अन्य देश से, मान लो यूएसए से, भारत में विदेशी व्यापार हो, भारत से क्या हो, भारत में निवेश हो, भारत में निवेश हो, इस निवेश का उद्देश्य क्या हो, व्यापार, व्यापार हो, और इसके माध्यम से देखोगे किसी औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की स्थापना करी जाए और इन कंपनियों का उद्देश्य लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म लाभ कमाना हो, दीर्घकालीन लाभ कमाना हो, इसको एफडीआई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। एफडीआई दो प्रारूपों में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब समझ में आया ना, बस इसमें की पॉइंट ध्यान रखना है सभी को कि भैया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मैंने बताया कि देखो इसमें से सॉरी, इसमें से अगर हम बात करें तो किसी भी दूसरे देश से, किसी दूसरे देश में व्यापार के उद्देश्य से कुछ कंपनियां जाती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, सेवा प्रदान करने भी वाली हो सकती हैं, वो कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट भी खोल सकती हैं, मतलब उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना।
और लाभ कैसा, दीर्घकालीन होना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा रही है, वो लंबी अवधि के लिए जा रही है। किसके, वो लंबे अवधि के लिए जा रही है, दीर्घकालीन टाइम के लिए जा रही हैं। तो इसी को एफडीआई कहा जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको दो प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हो। एफडीआई को एफडीआई को दो प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हो। दो प्रारूपों में कैसे, एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई, फील्ड एफडीआई, और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई और दूसरा ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब देखो भैया, जो ग्रीन फील्ड एफडीआई है, जरा यहाँ पे नजर डालना, जो ग्रीन फील्ड एफडीआई है, तो ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होता है, जरा इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखो, यदि एक विदेशी निवेश, यदि एक विदेशी निवेश के माध्यम से पूर्णतः नया औद्योगिक इकाई स्थापित किया जाए, पूर्णतः नया इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित किया जाए, तब इसको ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे। मान लो कि कोई भी अमेरिका की, यूएसए की कोई एक कंपनी भारत में पूरी तरीके से आकर के अपना नया निवेश करती है, कंप्लीट न्यू निवेश है उसका, न्यू इन्वेस्टमेंट है, न्यू निवेश है, तब यह उसका ग्रीनफील्ड एफडीआई होगा। मतलब एकदम नया औद्योगिक इकाई है, क्या है वो, किसी के साथ शामिल नहीं है, वो एकदम नया औद्योगिक इकाई है, इसको ग्रीनफील्ड एफडीआई कहेंगे। जैसे कि कोई कंपनी ले लो, मान लो कि वहां की कोई कंपनी है, ठीक है, और भारत में वो आके अपना यूनिट डाल रही है, भारत में आके वो अपना यूनिट डाल रही है, नवीन कारोबार स्थापित कर रही है, तब इसको ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन फील्ड एफडीआई की बात करें, तो ब्राउन फील्ड एफडीआई यदि विदेशी निवेश भारत में पहले से उपस्थित है, मान लो कि पहले से कोई कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अमेज़न, मान लो पहले से, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट है, यानी फ्लिपकार्ट भारत में पहले से उपस्थित है, और कोई कंपनी आके इसमें क्या कर लेती है, अपना निवेश कर देती है, ठीक है, तो यह भारत में ब्राउन फील्ड एफडीआई होगा। ये क्या होगा, ब्राउन फील्ड एफडीआई होगा। मतलब क्या, कि कोई भी विदेशी निवेश अगर भारत में पहले से उपस्थित कार्यरत किसी कंपनी में निवेश करता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में पहले से उपस्थित किसी कंपनी में निवेश करता है, तब इसको ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है। अब ध्यान से सुनना है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई के संदर्भ में डिफरेंट स्तर होते हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं। इसमें से सेक्टोरल कैप लागू होता है, क्षेत्रीय परिसीमन लागू होता है। क्या लागू होता है, सेक्टोरल कैप, क्षेत्रीय परिसीमन लागू होता है। अब क्षेत्रीय परिसीमन क्या है, कि देखो कुछ क्षेत्रों में जो एफडीआई है, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई कितना होता है, 26% होता है, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई 49% होता है, कुछ क्षेत्रों में जो एफडीआई है 51% होता है, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई 74% होता है, और कुछ क्षेत्रों में एफडीआई 100% होता है। इसको सेक्टोरल कैप या क्षेत्रीय परिसीमन कहा जाता है। सेक्टोरल कैप या क्षेत्रीय परिसीमन कहा जाता है। ये जो सेक्टोरल कैप को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतदान और मालिकाना अधिकार को तय करना, यानी मतदान, मतदान और मालिकाना अधिकार, और मालिकाना अधिकार को तय करना। जैसे अभी समझेंगे हम कि ये क्या है, मालिकाना अधिकार को तय करना, अधिकार को तय करना, तय करना। देखो, भारत में हर एक क्षेत्र में 100% एफडीआई नहीं है, ये ऐसे सेक्टोरल में, परिसीमन में क्या हुई है, बटी हुई है। तो जिस क्षेत्र में मान लो जैसे सर्विस क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, इसमें एफडीआई शून्य है। क्यों, क्योंकि देखो हमारी जैसे डीआरडीओ है, ठीक है, तो डीआरडीओ कोई सुरक्षा के लिए क्या बना रही है, कोई मान लो कि हथियार बना रही है, तो विदेशी कंपनी की अगर साझे में बना रही है, या फिर मान लो कि रक्षा क्षेत्र में, ऐसे समझो कि रक्षा क्षेत्र में अगर कोई बाहर की कोई कंपनी, जैसे कि मान लो कि डसॉल्ट एविएशन है,
तो ये भारत में ये जाके रफाल बनाने लगी। मान लो कि भारत में जाके रफाल बनाने लगी। तो अब देखोगे कि हो सकता है कि भारत का कल के दिन पाकिस्तान से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए। तो रफाल एविएशन जो है, ये भारत में ही काम कर रही है, लेकिन दगा दे जाए, ये रफाल ना दे, या इनमें इंटरनली टेक्निकली कुछ फॉल्ट कर दे, ठीक है? टेक्निकली संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। तो इस वजह से ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में एफडीआई मतलब 49% से कम, या फिर कहीं-कहीं एक भी एफडीआई अलाउ नहीं होती है, एक भी एफडीआई अलाउ नहीं होती है। दूसरा क्या कारण है कि देखो, जैसे कि मान लो बीमा सेक्टर है या और भी सारी चीजें हैं, तो अगर कोई एक कंपनी डालता है, विदेशी आदमी भारत में कोई कंपनी के नाम की डालता है, तो उसका पूरा 100% रुपया लगा है, तो वह क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, उसको कैसे नियम होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये कंप्लीट अथॉरिटी उसकी है। तो हम ऐसे क्षेत्रों में जो हमारे मतलब थोड़ा बहुत ये कह लोगे इसेंशियल क्षेत्र है, इसेंशियल सेक्टर है, वहां हम एफडीआई 100% नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारे भारत में सॉवरेनिटी या किसी भी प्रकार से प्रभावित ना कर सके, इस वजह से हम इसमें परिसीमन क्या करते हैं, यानी सेक्टोरल कैब क्षेत्रीय परिसीमन या फिर एक लिमिटेशन लागू कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो, ताकि ऐसा ना हो। तो आपने यहां तक देखा, इस परिसीमन का उद्देश्य क्या है कि मतदान और मालिकाना अधिकार को क्या करना, तय करना, मालिकाना अधिकार को तय करना। अब एफडीआई ग्रीन फील्ड हो या ब्राउन फील्ड हो, इसके भी अगेन दो रूपों में इसको भारत में कैसे प्रवेश कर सकती है, दो प्रारूपों में बांट के देख सकते हैं। कैसे? दो प्रारूपों में बांट के देख सकते हैं। अब दो प्रारूपों में कैसे बांट के देख सकते हैं, जैसे कि एक होता है ऑटोमेटेड रूट, एक क्या होता है, ऑटोमेटेड रूट, ठीक है, स्वचालित मार्ग जिसको बोलते हैं, या इसी को मुंबई रूट भी कहा जाता है। स्वचालित स्वचालित मार्ग, इसको ऑटोमेटिक रूल भी, ऑटोमेटिक 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 रूट बोलते हैं। इसको मुंबई मार्ग भी कहा जाता है, मुंबई रूट भी कहा जाता है, मुंबई रूट भी कहा जाता है। अगेन जो दूसरा है, ये क्या होता है, दिल्ली रूट कहते हैं इसको, दिल्ली रूट कहते हैं, दिल्ली रूट। इसको पहले, जिसे पहले आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या बोलते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कहा जाता था, रूट कहते थे। अब अब पहले जो दिल्ली रूट है, इसको एफआईपीबी रूट भी कहा जाता है, एफआईपीबी रूट भी कहा जाता था। अब देखते हैं हम कि स्वचालित मार्ग क्या है भैया। ये जो ऑटोमेटिक रूट है, ये मुंबई रूट है, स्वचालित मार्ग है। इसमें ये ध्यान से सुनिएगा, ये एफडीआई आने का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, ये रूट है दो, कैसे कैसे यहाँ एफडीआई संभव है। यदि किसी क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति हो, मान लो कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति हो, तब ऐसे में एक विदेशी निवेशक बिना अनुमति के विदेश में निवेश कर सकेगा, बिना अनुमति के। मान लो कि यहाँ पहले से अनुमति है स्वचालित मार्ग से कि आप आ सकते हो, तो एफडीआई की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एट अ टाइम कोई भी विदेशी निवेशक बिना अनुमति के विदेशी निवेश कर सकेगा, बिना अनुमति के विदेशी निवेश कर सकेगा। मान लो कि सॉरी, अमेरिका की कोई कंपनी है और भारत आना चाहती है ऑटोमेटेड रूट से, वह भारत में बिना अनुमति के आ सकती है, लेकिन उसको 1 माह के भीतर आरबीआई को जानकारी देनी होगी। 1 माह के भीतर आरबीआई को आरबीआई को क्या करनी होगी, सारी जानकारी आरबीआई को प्रोवाइड करनी होगी, सारी जानकारी आरबीआई को देना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक रूट, यानी स्वचालित मार्ग। अब देखना है दूसरा, यानी दिल्ली रूट क्या है, दिल्ली मार्ग क्या है। देखो, यदि एफडीआई, यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई दिल्ली मार्ग से आए, किससे, दिल्ली मार्ग से आए,
दिल्ली रूट से आए, दिल्ली रूट से आए, तब इसके लिए अनुमति कहां से लेनी होती थी? कैबिनेट कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सीसीएफआई से इसको अनुमति लेनी होती थी। अगर जो एफडीआई है वो दिल्ली रूट से आना चाहे, दिल्ली रूट से, ऐसा ही कोई रूट नहीं है, मतलब ये निवेश करने का तरीका है, ये रूट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ना ही एफडीआई कोई आदमी है, ठीक है। इट इज अ इंटेंजिबल, इट इज अ इंटेंजिबल। तो ये क्या है, आप इसे छू नहीं सकते हो, ये कोई, दिस इज नॉट एग्जिस्टेड ऑन द फिजिकल फॉर्म, ये कोई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन मान लो, तो इसी वजह से इसको कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आने का, निवेश करने का मार्ग है, तरीका है कि कैसे निवेश किया जाए। तो ये जो दिल्ली मार्ग है, इस दिल्ली मार्ग को 2017-18 पे देखोगे इसके प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। लेकिन पहले आप देखोगे दिल्ली मार्ग से जो निवेश होता था, तो इसमें से 5,000 करोड़ तक का विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी, प्रदान की जा सकती थी पहले। लेकिन 2017 में जो एफआईपीबी है, तो एफआईपीबी क्या होता है, एफआईपीबी के बारे में बताऊंगा। तो एफआईपीबी की व्यवस्था थी और अब इसको समाप्त कर दिया गया है, एफआईपीबी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब देखो इसको थोड़ी से हम एकेडमिक लैंग्वेज में सुनने की प्रयास करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मेंस भी तो लिखना है। देखो पीटी और मेंस का सच कोई ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका ही डिफरेंट है, गलत है कि पहले हम पीटी की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, तो पीटी गायब हो जाता है, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। भैया यूपीएससी ऐसा कुछ सेपरेट तरीका नहीं है कि पहले पीटी की तैयारी करो। अरे करीब 80% जो सिलेबस है वो एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तो ये कौन सा तरीका है कि पहले पीटी पढ़ लो, मेंस पढ़ लो। इसी वजह से मैंने देखा कि आपको पीटी और मेंस इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को करीब 100-150 घंटों में डिजाइन किया जाता है। आप ध्यान से सुनना है। देखो आप पिछले कई दशकों में देखे होंगे कि विदेशी निवेश आर्थिक सुधारों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर उभर के निकला है। यह बहुत पहले की बात नहीं है, ये रिसेंट, अभी ये सारी चीजें रिसेंट जो घट रही है, जब विदेशी निवेश को मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा स्वयं के हित साधन और शोषण प्रवृत्तियों को जोड़कर देखा जाता था। तो इस अविश्वास की दृष्टि से जब इसे देखा जाता था, तो आप देखोगे कि जो औपनिवेशिक शासकों के प्रति जो कटुता से जोड़कर भी इसको कहीं न कहीं देखने की कोशिश करी जाती थी। लेकिन एफडीआई ना होने की वजह से या विदेशी निवेश ना होने की वजह से जो देश है, देखो मैंने जब आपको पहला लेक्चर बताया था, तो मैंने बताया था कि एक इंटरडिपेंडेंट, परस्पर आत्मनिर्भर कुछ क्या होती है कि अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है कि वो बिना विदेशों के संबंध के क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो उसको किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी से जुड़ना ही पड़ेगा। यह चीन जैसी बंद अर्थव्यवस्था, अब देखो अब नहीं है बंद अर्थव्यवस्था, लेकिन एक टाइम थी, मैंने क्लोज्ड इकोनॉमी भी बताई थी। तो चीन जैसी बंद अर्थव्यवस्था ने अब इसके प्रति अपनी जो इनिशिएशन है वो क्या किया, विदेशी निवेश की ओर आकर्षित किया। तो अब हमें तो क्या करना था कि लाजमी था कि हमें जरूरत थी इन सारी चीजों की। तो आप देखोगे जो विदेशी निवेश की अगर हम बात करते हैं, तो विदेशी निवेश वास्तव में इसके प्रमुख दो भागों में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एफडीआई, मैं बस उसी चीज को आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो एफडीआई, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा विदेशी संस्थाओं द्वारा निवेश यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आजकल इसको जो कि मैंने बताया एफपीआई यानी पोर्टफोलियो निवेशक भी कहा जाता है, पोर्टफोलियो निवेशक भी कहा जाता है। तो एफडीआई का मतलब क्या है? देखो भारतीय परियोजनाओं में, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय परियोजनाओं में विदेशी शेयर निवेश के माध्यम से यानी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय को सीधे तौर से कंट्रोल करना, निवेश को सीधे तौर से क्या करना? कंट्रोल करना। तो शेयर जो है निवेश किसी भी मौजूदा कंपनी है, तो उस मौजूदा कंपनी या फिर नई कंपनी अगर देश में स्थापित होती है, तो अगर मौजूदा कंपनी में वो आएगा तो ब्राउनफील्ड एफडीआई होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी डायरेक्टली
देश में नई होते आती है तो ग्रीनफील्ड एफडीआई कहलाएगा। इसमें से सेक्टोरल कैप लागू होते हैं। सेक्टोरल कैप मैंने बताया कि जैसे 26% का, 49% का, 51% का, 74% का और 100% का। एक विदेशी निवेशक शेयरों के माध्यम से देश में कितना निवेश कर सकता है, इसे क्षेत्रीय जो परिसीमन है, जो एक सीलिंग है, तो सेक्टोरल कैप है, इसके माध्यम से डिसाइड किया जा सकता है। जो कि सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम एक प्रेस नोट के माध्यम से यह निर्धारित करती है, यह सुनिश्चित करती है एफडीआई के संबंध में कितना, मतलब एफडीआई के क्षेत्र में कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो प्रेस नोट औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग, जिसे डीआईपीपी कहते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो एफडीआई से संबंधित इसमें से जो भी प्रेस नोट है, जो पहलू है, इसमें से फोकस किया जाता है, यही सारी चीजें क्या करता है, डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंतर्गत देखा। अब देखो एफडीआई क्या है, जरा थोड़ा-सा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एफडीआई के माध्यम से विदेशी मुद्रा का जो निवेश है, मुख्यतः शेयर बाजार, कारपोरेट के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए इसका उद्देश्य जो है, वो कई तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो मैं आपको एफडीआई को और थोड़ी-सी इसके प्रभाव को बताने वाला हूँ कि आखिर इसके क्या प्रभाव हैं। एफडीआई के, और इसका पहले स्टार्टिंग में विरोध होता था, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पे हम थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं। किसी भी देश पे, किसी भी देश पर, किसी भी देश पर एफडीआई एफडीआई का प्रभाव, किसी भी देश पर एफडीआई का प्रभाव, सारे हैंडआउट आपको अनअकैडमी देवी सिंह करके सर्च आउट करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो एफडीआई का प्रभाव, देखो एक देश की अर्थव्यवस्था पर जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रारूपों में देखा जाता जा सकता है। इसका जो प्रभाव है एफडीआई का, ये सकारात्मक भी हो सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है? तो ये सकारात्मक और नकारात्मक जरा डिटेल से एक-एक हम पॉइंट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम सकारात्मक देखते हैं। देखो, इससे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। पहला नंबर, इससे देश में जो विदेशी मुद्रा है, क्या है? विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। विदेशी मुद्रा का क्या होता है? आगमन होता है। क्योंकि एफडीआई किसी भी देश में दीर्घकालीन उद्देश्य से आती है। ये लॉन्ग टाइम पर्पज़ से आती है, तो इसके कारण घरेलू मुद्रा का जो विनिमय दर है, क्या होता है? ये स्टेबल हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है और सशक्त भी होता है, क्यों? एफडीआई का जो उद्देश्य है, ये लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकालीन होता है। तो इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म होने के चलते हमारा जो एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी मुद्रा का विनिमय दर है, ये स्टेबल, ये क्या है? फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा इसमें अनस्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, या स्टेबल हो जाता है, या स्थिर हो जाता है, और साथ में सशक्त भी होता है। वहीं आप इसके साथ देखोगे कि यह देश में वस्तु और सेवाओं, यानी जो वस्तु, गुड्स एंड सर्विस, तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। ये वस्तु और सेवाओं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ऑब्वियस है कि कोई कंपनी भारत में आएगी, तो वह वस्तु और सेवा का कुछ ना किसी चीज़ का क्या करेगी? ऑब्वियस है, निर्माण करेगी। ठीक है, बनाएगी, तो उत्पादन करेगी, तो उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। अब यह जब उत्पादन करेगी, तो रोज़गार के, अब देखो, ये बाहर से तो अपने, अगर मान लो अमेरिकी कोई कंपनी है, तो अमेरिका से तो लेबर लेके आएगी नहीं, तो रोज़गार के अतिरिक्त अवसरों को भी जन्म देगी। अर्थात रोज़गार की कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है, तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के साथ-साथ नए रोज़गारों को भी जन्म देती है। रोज़गार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म देगी। वहीं साथ में आप देखोगे कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगी, तो जब प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिलेगा, तो जो वस्तुएँ हैं, उनकी गुणवत्ता, और सेवाएँ हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार होने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। वस्तु और सेवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ देखोगे कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के चलते मूल्यों में कमी उत्पन्न होगी।
क्योंकि जब-जब कंपटीशन बढ़ेगा कंपनियों के बीच, मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो अब इनमें देखोगे प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जहाँ कंपनी का किसी एक कंपनी का एकाधिकार था, तो वह ऊँचे दर पे वस्तु और सेवाओं को बेचती थी, उत्पादित करती थी। अब उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसको सस्ती दर पे, कम दर पे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसके साथ-साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण मैंने बताया कि मूल्यों में भी कमी उत्पन्न होगी, जिससे कि आप देखोगे जो मुद्रास्फीति है इसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। मुद्रास्फीति से मुझे याद आया कि जो बच्चा नए सिरे से एकदम इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहता है, तो ऐप में आकर के 2 बजे क्लास कर सकता है। ऐप में आकर के 2 बजे क्लास कर सकता है। अब यह प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान भी सुनिश्चित करेगी, जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान-प्रदान भी सुनिश्चित किया जाएगा। मानव संसाधन का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा। तो प्रौद्योगिकी का कोई कंपनी विदेश से आएगी तो अपना टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी। तो टेक्नोलॉजी का भी आदान-प्रदान होगा, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ मानव संसाधन का भी आदान-प्रदान होगा। मानव संसाधनों का भी आदान-प्रदान होगा और कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सारे एफडीआई के क्या है, पॉजिटिव प्रभाव हैं, ये सकारात्मक प्रभाव हैं। किसी देश पर भी एफडीआई आने पर ये सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब नकारात्मक प्रभावों पर ज़रा आप नज़र डालिएगा कि भई नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो अगर हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें, तो देखो इसके माध्यम से एक विदेशी जो कंपनी है, वो विदेशी मुद्रा एक बार लेके आती है। आपने मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी है ए नाम की, तो इसने एक बार पैसा लेके आई है, लेकिन भारत से लाभ के रूप में पैसा को ये बार-बार विदेश भेजेगी। तो जो पलायन है, ये लाभांश के रूप में जब लाभ होगा तो अपने देश भेजेगी, नहीं भेजेगी? तो मुद्रा का पैसा तो एक बार लेके आई है, लेकिन मुद्रा का पलायन बार-बार देखने को मिलेगा। मुद्रा का पलायन बार-बार देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से नवसाम्राज्यवादी जो पॉलिसी है, जो नवसाम्राज्यवादी जैसी समस्या है, ये भी उत्पन्न होती है कि जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ पहले क्या होता था साम्राज्यवाद, तो कहा जाता है ये जो एरा है, ये क्या है नवसाम्राज्यवाद का एरा है। तो ऐसी भी समस्या देखने को मिल सकती है। अर्थात जो विदेशी कंपनी एक देश के उपभोक्ताओं को आश्रित बना देती है, ठीक है? तो वही नवसाम्राज्यवाद। अब प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो घरेलू कंपनियाँ क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा अंततः प्रतिस्पर्धा के चलते वो बाहर हो जाती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा के कम होते ही मूल्यों में ये कंपनियाँ जो बाहर की कंपनियाँ हैं, ये बढ़ोतरी कर देती हैं। तो ये भी मतलब ये पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अत्यधिक प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली होती हैं। यह एक देश के घरेलू आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने का भी इनके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। तब इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। तो आपने इन चीज़ों को यहाँ से समझने की कोशिश की, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करी। अब मल्टी ब्रांड रिटेल जो क्षेत्र में एफडीआई का प्रावधान है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो आपने देखा कि भैया जो एफडीआई है, इसके सकारात्मक और इसके नकारात्मक इम्पैक्ट प्रभाव क्या-क्या है? आपको देखो मेंस में ये दोनों लिखने को आ सकते हैं। मेंस में अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाता है, तो दोनों लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है एक बैलेंसिंग मोड पे हो जाएगा, बैलेंस बैलेंस दिखाई देगा आपके आंसर में, ओके? तो यहाँ तक आपने चीज़ों को देखा, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपकी ना एक सबसे बुरी और सबसे बेकार हैबिट है। क्या आपकी सबसे बुरी और बेकार हैबिट है? कि जैसे ना कि आप लोगों को एक सहारा हम आप लोगों को पंगु बना रहे हैं। यानी पीपीटी का पंगु बना रहे हैं। अरे भैया पीपीटी में चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं। पीपीटी में चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं। आप देखो अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो रटना नहीं है। सब पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है। सारा खेल किसका है? कॉन्सेप्ट का है। और कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक बार चीज़ों को समझ लो, फिर दोबारा आपको समस्या नहीं हो। एक बार चीज़ों को समझने के बाद दोबारा समस्या ना हो। लेकिन अगर पीपीटी का आप सहारा लेते हो, तो आप समझते ही हो कि टीचर भी अपने ही सहारे के लिए कायदे से पीपीटी और ये जो फिनोमेना है, ये जो कल्चर है, ये टीचर ने ही डेवलप किया है कायदे से अपने लिए। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि पीपीटी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, सारे हैंडआउट में होने चाहिए बाद में पढ़ने के लिए। लेकिन वो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। समझो और नोट्स बनाओ खुद।
यही आपका अंतिम सहारा होगा यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। और ये मैं 100% कह सकता हूँ, कोई बच्चा, एक बच्चा का पीपीटी के सहारे पीटी भी नहीं निकलेगा। क्योंकि पीटी, अरे भैया, आजकल कंटेंट की कमी थोड़ी ना है, इंटरनेट का ज़माना है, सारा सब कुछ आपकी उँगलियों पर है। पर आप ना पीपीटी के दौर में घुसे हैं। अच्छा, पीपीटी लगी है, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, आओ देखते हैं पीपीटी में क्या लिखा है। ऐसे तो नहीं। अब मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का प्रावधान देखते हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का प्रावधान देखते हैं। चलो, मल्टी ब्रांड रिटेल रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का प्रावधान, एफडीआई का प्रावधान, एफडीआई का मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का क्या प्रावधान है, जरा इसमें नजर डालने की कोशिश करिएगा। राइटिंग तो मेरी माशाल्लाह है, एकदम खराब है, बस इसी वजह से मैं बोलता जाता हूँ सारी चीजें। देखो, यदि किसी दुकान, मान लो, यदि किसी दुकान यदि किसी दुकान या आउटलेट, आउटलेट समझते हो ना, आउटलेट में से, किसी दुकान या आउटलेट से किसी एक ही कंपनी की, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक ही कंपनी के उत्पाद की बिक्री खुदरा स्तर पर हो, तब इसको सिंगल ब्रांड रिटेल कहते हैं। तब इसको सिंगल ब्रांड रिटेल कहते हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल कहते हैं। देखो, कोई दुकान है या कोई आउटलेट है, इसमें से किसी एक कंपनी के जो माल है, प्रोडक्ट है, वो खुदरा स्तर पर बेचा जाए, वो खुदरा स्तर पर बेचा जाए, ये सिंगल ब्रांड रिटेलिंग कहा जाता है। इसको सिंगल ब्रांड रिटेलिंग कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, यहाँ आप क्या है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। उदाहरण से समझो कि मान लो कि जैसे कि ये ना रेणुका जी हैं। चलो, रेणुका जी का नाम भी गलत हुआ जा रहा है। क्या है? ये रेणुका जी हैं। रेणुका जी की एक शॉप है, एक दुकान है। रेणुका जी की इस दुकान में, मान लो एडिडास के, रेणुका जी की इस दुकान में एडिडास के जो प्रोडक्ट हैं वो खुदरा स्तर पे मिलते हैं, खुदरा स्तर पे मिलते हैं, स्तर पर प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। इसी को सिंगल ब्रांड रिटेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंगल रिटेल ब्रांड रिटेलिंग कहा जाएगा, सिंगल ब्रांड रिटेल कहा जाएगा। ठीक है। इसमें से जो एफडीआई है, भारत में 100% एफडीआई की अनुमति है। मतलब कोई भी कंपनी भारत में ऐसे क्या कर सकती है, 100% एफडीआई की अनुमति है। अब यदि एक ही छत के नीचे, दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, मान लो कि एक ही छत के नीचे, जैसे कि मान लो आप ये बिग बाजार, तो एक ही छत के नीचे एक ही दुकान या फिर एक ही आउटलेट में अलग अलग ब्रांड के उत्पादों को क्या किया जाए, थोक के स्तर पे, एक अलग अलग ब्रांड के उत्पादों को थोक के स्तर पर बेचा जाए, इसको मल्टी ब्रांड, इसको होलसेल रिटेलिंग कहा जाता है। सॉरी, रिटेलिंग नहीं, यानी कैश या फिर कैरी कहा जाता है। मल्टी ब्रांड होलसेल 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 है ना, होलसेल कैश या फिर कैरी, कैरी कहा जाता है। इसमें भी 100% एफडीआई है, इसमें भी 100% एफडीआई है। इसका मतलब भी समझिएगा, जो मनीष जी हैं, क्या है, ये मनीष जी हैं। मान लो कि ये मनीष जी का कोई एक शॉप है बिग बाजार पे, एक छत के नीचे। यहाँ पे ये कई ब्रांड को, एडिडास ले लो, ठीक है, एडिडास ले लो। एडिडास के बाद और भी, जैसे कि
कोई और भी बड़े ब्रांड ले लो, जो भी ब्रांड आपको चूज़ करना है, जो भी आप चूज़ करना चाहो, ठीक है? तो वो ले लो। तो मान लो कि इन सभी ब्रांड को एक ही छत के नीचे मतलब होलसेल रेट पे बेचा जाए, तब इसको मल्टी ब्रांड होलसेल कैश या कैरी कहा जाएगा। मल्टी ब्रांड होलसेल कैश या कैरे कहा जाएगा। ठीक है? इसमें भी 100% एफडीआई अलाउ है। इसमें भी 100% भारत में एफडीआई अलाउ है। ठीक है? तो यहाँ तक आपने चीज़ों को देखा, यहाँ पे 100% अनुमति है। अब एक ही आउटलेट से अलग-अलग ब्रांड के उत्पादों को खुदरा स्तर पे बेचा जाए, तो मल्टी ब्रांड रिटेल कहा जाएगा। एक ही छत के नीचे या एक ही दुकान में। अगला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, नंबर 3, एक ही दुकान में अलग-अलग ब्रांड, जैसे कि मान लो कोई भी जैसे ब्रांड ले लो, ठीक है? तो अलग-अलग ब्रांड को खुदरा स्तर पे बेचा जाए। किसपे? खुदरा स्तर पे बेचा जाए। खुदरा स्तर पर बेचा जाए, तब मल्टी ब्रांड रिटेल कहा जाता है। मल्टी ब्रांड रिटेल कहा जाता है। मल्टी ब्रांड रिटेल कहा जाता है। यहाँ एफडीआई मात्र और मात्र 51% का अलाव है, अनुमति है एफडीआई की। यहाँ 51% की अनुमति है। कितनी? 51% की अनुमति है। परंतु आप देखोगे खुदरा व्यापारी और विपक्ष के विरोध के कारण इसको लागू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है। ये राज्य सरकारें तय करेंगी कि इस क्षेत्र में क्या एफडीआई को कितने-कितने क्या-क्या चीजें दे सकती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में एफडीआई के संदर्भ में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ क्या है? प्रावधान भी किए गए हैं। तो जरा प्रावधान में थोड़ा-सा एक बार नज़र डालिएगा कि क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। एफडीआई कम से कम 100 मिलियन की, ये कुछ प्रावधान है जब एफडीआई आएगा, 100 मिलियन डॉलर की होनी चाहिए। 100 मिलियन डॉलर की होनी चाहिए। ठीक है? पहला तो ये है। इसके साथ-साथ देखोगे कि कुल निवेश का कम से कम 50% हिस्सा, आप अगर 100 मिलियन लेके आ रहे हो, तो इसका कम से कम 50% हिस्सा, यानी जैसे कोल्ड स्टोरेज, इंफ्रा वगैरह, यानी कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन यानी गोदाम, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, इसको शीत भंडार कहा जाता है हिंदी में, शीत भंडार, गोडाउन यानी गोदाम, और या फिर खरीदारी केंद्र। इन सारी जो बुनियादी सुविधा है, इनमें 50% खर्च होना चाहिए। 50% खर्च होना चाहिए। एफडीआई मात्र, ध्यान से सुनिएगा, एफडीआई मात्र उन्हीं शहरों में संभव है। एफडीआई मात्र उन्हीं शहरों में संभव है जिनकी आबादी 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक है। भारत में ऐसे 53 शहर हैं। भारत में ऐसे 53 शहर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने बता रहा हूँ। तो इन खुदरा व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले वस्तुओं में कम से कम 30% वस्तुओं की खरीदारी इन्हें भारत में कार्यरत लघु उद्योगों से करनी होगी। मतलब ये जो व्यापारी हैं, तो देखोगे कि इन जो खुदरा व्यापारियों को जो बेच रहे हैं, तो इनको ये जो बेच रहे हैं कोई बात नहीं है। लेकिन अपने बेचे गए कुल उत्पाद में से 30% उत्पाद इन लोगों को कहाँ से? भारत में, यानी जो एमएसएमई है, लघु उद्योगों से खरीदना पड़ेगा और फिर ये बेच सकेंगे। साथ ही साथ देखोगे कृषि के उत्पादों की खरीदारी में, जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं, इनकी खरीदारी में बिचौलियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम बिग बाजार की बात करें, तो बिग बाजार में आप देखते होंगे कि इसमें एक ही छत के नीचे सारी चीजें होती हैं, है ना? तो बिग बाजार में तो जैसे कृषि, सब्जी-वब्जी आप सब मिलता है वहाँ, तो इसमें बिचौलिए का प्रयोग नहीं हो सकता है। बिचौलिए का प्रयोग, ताकि आप देखो कि आप इसमें से जो किसान हैं और जो खरीदार है, उसके बीच डायरेक्टली कनेक्शन हो सके और डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान को पहुँचाया जा सके। अनिवार्य कृषि उत्पादों की खरीदारी, जो एसेंशियल जो कृषि के प्रोडक्ट हैं, तो अनिवार्य कृषि उत्पादों की खरीदारी में पहला अधिकार सरकार का होगा। पहला अधिकार सरकार का होगा। अब सरकार से बचा-कुचा बाद में ये कंपनियाँ खरीद सकती हैं। बाद में इसके बाद खरीदारी ये कंपनियाँ कर सकती हैं। पहला अधिकार सरकार का होगा। तो
इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के आने से विदेशी मुद्रा का आगमन भी होता है। देखोगे, अगर इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आता है तो विदेशी मुद्रा का आगमन भी होता है। खुदरा व्यापार और ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा और ज्यादा संगठित होगा, लोगों के पास पैसा होगा, तो रोजगार के अवसर भी होंगे। जब रोजगार के अवसरों को जब दिया जाएगा तो प्रतिस्पर्धा भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा के बढ़ने की वजह से मूल्यों में कमी भी आएगी। वहीं खुदरा व्यापार के संगठित होने के कारण जो खुदरा मुद्रास्फीति की गणना है, इसके लिए आंकड़े को तो हमें ई कॉमर्स के क्षेत्र में एफडीआई के नियम को देखना है। यानी ई कॉमर्स के क्षेत्र में जो एफडीआई से संबंधित क्या है, नियम है। चलो इसे भी देख लेते हैं। ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एफडीआई के नियम, एफडीआई के नियम, एफडीआई के नियम। अब देखो, जब वस्तु व्यापार, ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तु व्यापार यानी वस्तुओं का व्यापार, जब वस्तुओं का व्यापार व्यापार इंटरनेट के माध्यम से, किसे, ये इंटरनेट के माध्यम से, किसके, इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पे हो, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पे, ई प्रारूप पे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पर होते हैं, तब इसको ई कॉमर्स या ई टेलिंग कहते हैं, तब इसको ई कॉमर्स या ई टेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि देखो, जब किसी भी वस्तुओं का जो व्यापार है ना, वो एक वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट के माध्यम से अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इंटरनेट के माध्यम से क्या करा जाए, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हो, तब इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ई कॉमर्स से संबंधित इस क्षेत्र में भारत में जो विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को स्पष्ट होने से पहले कई अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां हैं वो भारत में आ गई, अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो इनका खूब विरोध हुआ भारत में, इनका खूब विरोध हुआ। तो ये आगे जाकर के ये मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अर्थात न्यायालय में पहुंचा। और जब ये मामला जाके न्यायालय में पहुंचा तो इससे संबंधित न्यायालय को कुछ नियमों को क्या करना पड़ा, जारी करना पड़ा। तो विदेशी निवेश से संबंधित नियम कुछ जारी किए गए और इस उद्देश्य से ई कॉमर्स कंपनियों को प्रॉपर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया गया, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया कर दिया गया। एक मार्केट प्लेस पर आधारित, मार्केट प्लेस पर आधारित, दूसरा है इन्वेंट्री पर आधारित, इन्वेंट्री पर आधारित, इन्वेंट्री पर आधारित। पहला है मार्केट प्लेस पर आधारित, दूसरा इन्वेंट्री पर आधारित। मार्केट प्लेस पर आधारित ई कॉमर्स कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जो अपने वेबसाइट का प्रयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म क्या करती हैं, इजाद करती हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं, अपने वेबसाइट का प्रयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म उत्पन्न करती हैं, एक प्लेटफॉर्म का रूप देती हैं, जिस पर कई अलग अलग विक्रेता, जिस पर कई अलग अलग बेचने वाले विक्रेता वस्तुओं को इनकी वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता को बेच सकते हैं, इनकी वेबसाइट के माध्यम से वस्तुओं को उपभोक्ता तक, कहां, उपभोक्ता तक बेच सकते हैं। अब वही इन्वेंट्री पर आधारित, जरा इन्वेंट्री पर आधारित, तो हाँ देखो, अब इसमें जो एफडीआई के नियम है वो 100% एफडीआई अलाउ है। मार्केट प्लेस एफडीआई जो है इसमें से 100% एफडीआई अलाउ है। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न, अगर मान लो आप शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, तो आप भी इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करके किसी भी उपभोक्ता को अपना माल डाल के और किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो। वहीं जो इन्वेंट्री पर आधारित है, तो इन्वेंट्री पर आधारित क्या होता है कि इन्वेंट्री बेस्ड जो ई कॉमर्स कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जो अपने वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न उत्पादों को स्वयं बेचती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपने वेबसाइट के माध्यम से
विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, इनको स्वयं बेचती हैं, इनको स्वयं बेचती हैं। इन पर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी वेबसाइट पे सामान अपना नहीं बेच सकता है। इन पे कोई दूसरा व्यक्ति सामान नहीं बेच सकता है। इस वजह से इस पे देखोगे कि जो एफडीआई है, वो एफडीआई की अनुमति नहीं है। इस तरह में इस वजह से एफडीआई की अनुमति नहीं है। आप इसी वजह से देखोगे कि ऐसी कोई भी चीज़ें इससे संबंधित मतलब कोई भी कंपनी जो विदेशी कंपनी इससे संबंधित आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि एफडीआई इसमें कोई अलाउ नहीं है। ठीक है? तो आपने ये देखा ई-कॉमर्स से संबंधित जो एफडीआई के नियम हैं वो सॉरी वो कुछ इस प्रकार हैं। अब देखते हैं हम जैसे कि इसमें से एफपीआई आपने अभी तक एफडीआई देखा, अब एफपीआई एफपीआई देखो, देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है। भारत में शेयर बाजार में अन्य देशों से आए विदेशी निवेश को भारत की शेयर बाजार में कहा भारत की शेयर बाजार में शेयर बाजार में अन्य देशों से आया जो विदेशी निवेश है, अन्य देशों से जो आया विदेशी निवेश है, वो क्या कहलाता है? वो एफपीआई कहलाता है, एफपीआई कहलाता है। एफपीआई के बारे में ध्यान होगा तो जब मैं शेयर मार्केट पढ़ा रहा था, तब इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था। तब इसके बारे में मैंने इसे डिटेल डिस्कशन किया था। लेकिन देखो इसका उद्देश्य क्या है? एफपीआई आखिर है क्या? ये तो आप समझ गए कि देखो भारत की शेयर बाजार में, यहाँ कहा शेयर बाजार में जो विदेशी निवेश आएगा उसको एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये तत्काल लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म क्या है प्रॉफिट बना के और निकल लेते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य तत्काल लाभ बनाते हैं और ये निकल लेते हैं। जैसे ही शेयर बाजार में उछाल उत्पन्न होगी, जैसे जैसे आप देखोगे जो शेयर मार्केट में उछाल उत्पन्न होगी, ऐसे में आप देखने को ये चीजें मिलेंगी कि ऐसे में जो निवेशक अथवा लाभ बनाकर किसी अन्य देश में क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे मान लो ऐसा समझो कि इनका शॉर्ट टर्म उद्देश्य होता है लाभ बनाने का। जैसे शेयर मार्केट में उछाल होगी तो ये अपना शेयर बेचेंगे और ये दूसरे देश निकल लेंगे। क्या है? ये दूसरे देश निकल लेंगे, जो कि विदेशी मुद्रा देश से देश के अंदर से क्या है बाहर की ओर जाएगी। तो आप देखोगे कि ये लंबे समय तक स्थिर नहीं रहते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते हैं, इनकी आवाजाही लगातार लगी रहती है। तो एफपीआई को अगेन दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एफपीआई को जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई है, एफपीआई को अगेन दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक एफआईआई पढ़ाया था, अब पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी बस रेफरेंस दे दूंगा, क्यूएफआई क्यूएफआई। अब देखो थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो है इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और एक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये कई विदेशी लोग एक कूप बनाते हैं और ये एक मतलब एक संस्था के अंतर्गत ये पैसा जमा करते हैं और फिर ये विदेशों की शेयर मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। इसको एफआईआई इसको एफआईआई कहते हैं। मतलब एक संस्था के माध्यम से आप देखोगे कि एक संस्था होती है, सब लोग जो विदेशी व्यक्ति हैं उस संस्था मतलब एक कूप एक कटोरा बनाती है, उसमें सब पैसा जमा करके और फिर किसी एक विदेशी मतलब विदेशी बाजार में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। वहीं जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स है ये इंडिविजुअल विदेशी व्यक्ति होता है जो किसी भी मार्केट में जाके निवेश करता है। जब मैं आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स अर्थात पी नोट से बताया था तो इनके बारे में मैंने डिटेल से आपके साथ डिस्कशन किया था। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जरा नजर डालिएगा कि भाई ये बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। हिंदी में इसको भुगतान संतुलन कहा जाता है। हिंदी में भुगतान भुगतान संतुलन कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन कहा जाता है।
अब देखो ये क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी देश का एक फाइनेंशियल ईयर, जो एक वित्तीय वर्ष में पूरे विश्व के साथ होने वाली वित्तीय लेन-देन को उस देश का भुगतान संतुलन कहते हैं। मतलब अगेन ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश का एक फाइनेंशियल ईयर में, मान लो जैसे कि भारत का एक फाइनेंशियल ईयर में पूरी दुनिया के साथ, यानी पूरी दुनिया के साथ जो वित्तीय लेन-देन है, क्या है? जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेन-देन है। वित्तीय लेन-देन वित्तीय लेन-देन उस यानी उस देश का भुगतान संतुलन अर्थात भारत का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। भारत का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। मतलब समझा कि भुगतान संतुलन क्या है? बीओपी खूब आप नाम सुने होंगे। बस सिंपल से इसमें कीवर्ड ध्यान रखना है, की पॉइंट ध्यान रखना है कि भैया जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये किसी भी देश, कोई भी देश है, तो किसी भी देश का एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में पूरे विश्व के साथ, किससे? पूरे विश्व के साथ होने वाली जो वित्तीय लेन-देन को क्या कहते हैं? उस देश का भुगतान संतुलन कहा जाता है। उस देश का भुगतान संतुलन कहा जाता है। क्योंकि देश का यह वित्तीय लेन-देन विश्व के अन्य देशों के साथ होता है। यदि किसी भी देश का जो वित्तीय लेन-देन है, ये विश्व के अन्य देशों के साथ होता है। तो इसमें विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन होता है। ऑब्वियस विदेशी मुद्रा आएगी भी और जाएगी भी। तो विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन होता है। तो भुगतान संतुलन किसी भी वित्तीय वर्ष में एक देश से आने वाली विदेशी मुद्रा और उस देश से जाने वाली विदेशी मुद्रा का जो आगमन और पलायन, ध्यान से सुनिएगा, आगमन और पलायन ही भुगतान संतुलन है। अगेन सुनिएगा, मैंने बताया कि देखो, किसी भी आप अगर बात करें एक फाइनेंशियल ईयर में, तो विश्व के साथ जो लेन-देन है, अन्य देशों के साथ इसका लेन-देन है, इसमें विदेशी मुद्रा का जो आगमन और पलायन लगातार हो सकता है। आप अगर कहना चाहो तो भुगतान संतुलन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी वित्तीय वर्ष में एक देश से आने वाली विदेशी मुद्रा और उस देश से जाने वाली विदेशी मुद्रा का कंप्लीट लेखा-जोखा, कंप्लीट क्या है? लेखा-जोखा, लेखांकन होता है। यदि देश में विदेशी मुद्रा का आगमन पलायन से ज्यादा हो, मान लो कि अगर देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा आए, मतलब विदेशी मुद्रा ज्यादा आए, आगमन ज्यादा हो, आगमन ज्यादा हो और पलायन कम हो, क्या हो? पलायन कम हो। तो आप देखोगे कि अगर किसी भी देश की जो विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा, पलायन क्या होता है? अगर पलायन कम होता है, मान लो विदेशी मुद्रा ज्यादा आती है और पलायन क्या होता है, तो हम अधिशेष पे, जो हमारा भुगतान संतुलन है, ये हमारा भुगतान संतुलन अधिशेष पे रहेगा। हमारा भुगतान संतुलन अधिशेष पे रहेगा। यदि मान लो आगमन पलायन से ज्यादा हो, जो आगमन है पलायन से ज्यादा है, तब ऐसे में जो भुगतान संतुलन है ये हमेशा अधिशेष पे रहेगा। जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये किस पे? सरप्लस पे रहेगा। भुगतान संतुलन सरप्लस पे होता है। अगर इससे जस्ट अपोजिट दशा हो, मान लो कि यदि पलायन ज्यादा है, मतलब देश से ज्यादा मुद्रा जा रही है, विदेशी मुद्रा, और आ कम रही है, तो भुगतान संतुलन घाटे में होगा। तब भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्या होगा? ये घाटे में होगा। भुगतान संतुलन घाटे में होता है। अब इस घाटे के भरपाई के उद्देश्य से जब आप देखोगे कोई देश विदेशी मुद्रा कोष से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या विदेशी मुद्रा कोष से आप देखोगे कि पैसा लेता है, तो यह भुगतान संतुलन का घाटे का संकट का क्या होता है? घाटे का संकट कहलाता है। आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि ये सारी चीज दशा है, अगर पलायन ज्यादा है और आगमन कम है, अगर पलायन ज्यादा है, आगमन कम है, तो इससे आप देखो कि भुगतान संतुलन का घाटा हो जाएगा। यदि इस घाटे को भरपाई के उद्देश्य से देश का विदेशी मुद्रा कोष पर्याप्त हो, मान लो अगर इसको भरपाई के उद्देश्य से देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त हो, तब भुगतान संतुलन का एक जो ये घाटा है, इस संकट का रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि यह पर्याप्त नहीं है, विदेशी मुद्रा कोष जो है हमारा, ये पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान संतुलन का जो घाटा है वो क्या है? एक संकट बन जाएगा, एक क्राइसिस बन जाएगा। तो इसके लिए हम अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से एसडीआर के रूप में इस संकट से निपटने के लिए क्या करेंगे? ऋण प्राप्त करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से एसडीआर के रूप में ऋण प्राप्त करेंगे, ताकि ये जो हमारा घाटे का संकट है, इससे हम निजात पा सके, इससे हम निजात पा सके। एक देश में विदेशी मुद्रा के आगमन और उस देश में विदेशी मुद्रा के पलायन का जो लेखांकन है, वो अलग-अलग अकाउंट में होता है। यानी किसी भी देश में जो विदेशी मुद्रा का जो आगमन और क्या है, निर्गमन है, जो आगमन और निर्गमन है, वो अलग-अलग अकाउंट में होता है, अलग-अलग अकाउंट में होता है। तो इसका जो लेखांकन है, वो अलग-अलग अकाउंट में किया जाता है। क्या-क्या अकाउंट है? एक चालू खाता कहा जाता है, एक को करंट अकाउंट, चालू खाता, और दूसरे को पूंजी खाता कहा जाता है। पूंजी खाता मतलब कि देखो, इसमें से एक देश में जो विदेशी मुद्रा के आगमन और उस देश से विदेशी मुद्रा के पलायन का, इसमें से कंप्लीट लेखा जोखा होता है, और यह अलग अलग खातों में बताया जाता है, यह अलग अलग खातों में रखा जाता है। अब इसमें से करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आयात, आयात, निर्यात, करंट अकाउंट में क्या-क्या रखा जाएगा, यानी आयात, निर्यात, अदृश्य वस्तु में और सेवाएं, सॉरी अदृश्य सेवाएं, यानी इंटेंजिबल सर्विस, अदृश्य, अदृश्य सेवाएं, सेवाएं वैसी सेवाएं जिसे आप मतलब इंटेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो सेवाएं और इनकम, 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 इनकम में कौन सा, एक इंटरेस्ट वाला हिस्सा और दूसरा डिविडेंड वाला हिस्सा, लाभांश वाला हिस्सा, लाभांश वाला हिस्सा और ब्याज वाला हिस्सा, ब्याज वाला हिस्सा। साथ में रिमिटेंसेस, साथ में जो रिमिटेंसेस है, ट्रांसफर यानी प्रेषण जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज का जो लेखा जोखा वो करंट अकाउंट के अंतर्गत होगा। इन सारी चीजों का लेखा जोखा करंट अकाउंट के अंतर्गत होगा। वहीं कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत यानी पूंजी खाता के अंतर्गत क्या आएगा, पूंजी खाता के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी। अगर हम पूंजी खाता की बात करें तो इसमें से अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण यानी मिडिल टाइम टर्म लोन, और दीर्घकालीन लोन यानी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन ऋण। इसके साथ साथ इसमें से देखोगे कि कुछ फाइनेंशियल अकाउंट भी आएंगे, कुछ फाइनेंशियल अकाउंट भी आएंगे, जैसे कि एफडीआई, एफडीआई, एफडीआई के प्रति आप देखोगे कि दो एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई और ब्राउनफील्ड एफडीआई। इसके अंतर्गत जो पैसा आएगा वो पूंजी खाता में आएगा। और दूसरा एफपीआई यानी एफपीआई, तो एफपीआई में एफआईआई, एफआईआई और दूसरा एफक्यूआई, 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 ये सारी चीजें किसमें, पूंजी खाता में आएंगी, ये सारी चीजें पूंजी खाता में आएंगी। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ऐसे जो भुगतान संतुलन है, ये क्या सारी चीजें हैं, इसका क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। देखो अब आगे सुनो, यदि इस विदेशी मुद्रा के आगमन और पलायन की जो गणना है वो मात्र चालू खाते के अंतर्गत हो तो तब यह चालू खाते के आगमन और पलायन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सुनिए, दोबारा से एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं क्योंकि यहाँ आप इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो देखो बीओपी जो भुगतान संतुलन है, इसे बीओपी को हमें ध्यान से सुनना है कि भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिर आगे हम बढ़ते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना, मान लो ऐसे किसी भी एक देश का जो वित्तीय वर्ष में पूरे विश्व के साथ आप देखोगे कि व्यापार करते हैं, हम पूरे विश्व के साथ तो व्यापार करते हैं ना, तो इसका पूरा जो लेन देन है उस देश का भुगतान संतुलन कहलाता है। जैसे मान लो ये भारत है, ये भारत है और ये पूरी दुनिया है, विश्व है। तो भारत जो है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जो भी दुनिया के साथ लेन देन करेगा, जो भी दुनिया के साथ लेन देन करेगा, इस लेन देन को ही क्या कहा जाएगा, उस देश का अर्थात भारत का
बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी या भुगतान संतुलन कहा जाएगा हिंदी में। भुगतान संतुलन कहा जाएगा, संतुलन कहा जाएगा। अब एक-एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मान लो कि यदि एक देश का वित्तीय लेन-देन विश्व के अन्य देशों के साथ होता है, किसी भी देश का वित्तीय लेन-देन, इसको दूसरी थोड़ी-सी साधारण शब्दों में सुनिएगा, किसी दूसरे देशों के साथ होता है, इसमें जो विदेशी मुद्रा है, जैसे कि डॉलर है, इसका क्या होगा? इसका आगमन भी होगा, यानी आगमन होगा, विदेशी मुद्रा आएगी और पलायन भी होगा। क्या होगा? पलायन भी होगा, आगमन और पलायन भी होगा। तो ऐसे समझो कि अगर किसी विदेशी मुद्रा का आगमन भारत की तरफ ज्यादा है और पलायन कम है, तो यह भुगतान संतुलन का सरप्लस कहलाएगा, अधिशेष कहलाएगा, अधिशेष कहलाएगा। भुगतान संतुलन का अधिशेष अर्थात सरप्लस कहलाएगा। मान लो कि भारत से पलायन ज्यादा है और आगमन कम है विदेशी मुद्रा का, तब यह भुगतान संतुलन का क्या कहलाएगा? घाटा कहलाएगा। उस देश का, भारत का भुगतान संतुलन का घाटा कहलाएगा। तो इस घाटे की भरपाई के लिए हम आईएमएफ से क्या करेंगे? ऋण लेंगे। एसडीआर के रूप में हम आईएमएफ से ऋण प्राप्त करेंगे। इस घाटे की भरपाई के लिए हम भुगतान संतुलन का, ताकि संकट ना बन जाए, तो इस घाटे की भरपाई के लिए हम क्या लेंगे? आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एसडीआर के रूप में ऋण लेंगे। तो एक देश में जो विदेशी मुद्रा का जो आगमन है, ध्यान से सुनिएगा, एक देश में विदेशी मुद्रा का जो आगमन है और उस देश से विदेशी मुद्रा का जो पलायन है, तो इसका जो लेखा जोखा है ना, वो अलग-अलग खातों में रखा जाता है। इसका लेखा जोखा वो अलग-अलग खातों में रखा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि फला चीज आ रही है तो इसका लिए एक खाता बना लिए, कोई चीज अगर क्या रही है कि आ जा रही है तो उसके लिए अलग खाता बना लिए। तो इसके लिए प्रॉपर हम 2 अकाउंट को उपयोग करते हैं। किसका? 2 अकाउंट का प्रयोग करते हैं, 2 खातों का इसके लेख जोख के लिए। एक चालू खाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चालू खाता बोलते हैं। इसको करंट अकाउंट कहा जाता है, करंट अकाउंट कहा जाता है। और दूसरा होता है पूंजी खाता, दूसरा होता है, क्या होता है भैया? पूंजी खाता। ये जो पूंजी खाता है, ये कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। पूंजी खाता को कैपिटल अकाउंट और ये चालू खाता को करंट अकाउंट कहा जाता है। अब चालू खाता और पूंजी खाते के अंतर्गत कुछ चीजें सम्मिलित करी जाती है। चालू खाते और पूंजी खाते के अंतर्गत कुछ चीजें सम्मिलित करी जाती हैं। जैसे कि चालू खाते के अंतर्गत किन-किन चीजों को रखा जाएगा? चालू खाते के अंतर्गत मान लो किसी भी देश में आयात और निर्यात के माध्यम से मुद्रा का पलायन और आगमन होगा, तो आयात और निर्यात के माध्यम से, आयात और निर्यात के माध्यम से, तो वह चालू खाता में उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। या मान लो कोई सेवाएं, यानी इनटेंजिबल सेवाएं, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, अदृश्य चीजें, तो अदृश्य मात्र सेवाएं, तो आदर्श सेवाओं का अगर लेखा, मतलब कोई खरीदी-बेची जाती है, तो इनका इसी अकाउंट के अंतर्गत होगा। अब आय, अब क्या है? मान लो किसी भी व्यक्ति की आय या किसी भी संस्था की आय या किसी भी कंपनी की आय, तो आय के रूप में मान लो कि जैसे अमेरिका की कंपनी है, तो भारत से वो लाभांश के रूप में कुछ हिस्सा तो भेजेगी ना, तो वो भी चालू खाते में आएगा। वो भी लाभांश जो है, पैसा जाएगा, पलायन होगा ना भारत से, तो वो भी इसी चालू खाते में आएगा। तो लाभांश और ब्याज, और ब्याज, मान लो कि आईएमएफ से हम ऋण लेते हैं तो हम ब्याज देंगे होंगे टाइम टू टाइम, तो ये ब्याज भी चालू खाते में आएगा। अब हस्तांतरण यानी रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस मतलब प्रेषण, रेमिटेंसेस मतलब प्रेषण, क्या है? प्रेषण। ये भी क्या आएगा? आप देखोगे चालू खाते में आएगा। इसके साथ-साथ पूंजीगत खाता क्या होता है? पूंजी खाता, पूंजी खाता, अगर आप पूंजी खाता की बात करें, तो इसमें से जो कई तीनों प्रकार के ऋण हैं, यानी शॉर्ट टर्म लोन है, यानी शॉर्ट टर्म लोन, मिडिल टाइम लोन और लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे जो लोन हैं वो पूंजी खाता में आएंगे।
इसके साथ साथ इसमें से जो फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत जैसे मान लो कि एफडीआई क्या है, एफडीआई, एफडीआई में भी दो प्रकार का, एक ग्रीन फील्ड एफडीआई था, एक ब्राउन फील्ड एफडीआई था। तो मान लो कि जो भारत में या किसी भी देश में ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई के अंतर्गत जो पैसा आएगा वो पूंजी खाते में उसका लेखा जोखा किया जाएगा। इसके अंतर्गत एफपीआई के अंदर फॉरेन जो एफपीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंतर्गत जो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूएफआई क्वालिफाइड यानी क्यूएफआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे किसमें पूंजी खाता में आएंगे, ये सारी चीजें पूंजी खाता में आएंगी। तो यहां तक तो मैंने चीजों को बताया था, ये समराइज कर दिया कि थोड़ी सी टेक्निकल था। मान लो यदि विदेशी मुद्रा के आगमन और पलायन की गणना मात्र चालू खाते में, अगर मात्र चालू खाते के अंतर्गत की जाए, तब यह चालू खाते में आगमन, अगर मान लो कि जो करंट अकाउंट है, तो अगर करंट अकाउंट में आगमन पलायन से ज्यादा हो, जो आगमन है वो पलायन से ज्यादा हो, तब अगेन जो चालू खाता का अधिशेष कहलाएगा, ये करंट अकाउंट का अधिशेष कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। लेकिन इससे अगर जस्ट अपोजिट स्थिति हो कि पलायन ज्यादा हो और आगमन कम हो, तब यह चालू खाता का करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा, चालू खाते का घाटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चालू खाते का घाटा कहा जाएगा। लेकिन आप देखो कि भारत में एक स्थिति पनपती है कि भारत का जो आयात है वो निर्यात से ज्यादा होता है, तो हर चीजों को आयात ज्यादा करते हैं तो पैसा भी ज्यादा पे करेंगे। तो हमारा हमेशा देखोगे कि हम चालू खाते के घाटे में रहते हैं, हम चालू खाते के घाटे में रहते हैं। यदि एक देश का चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा, याद है राजकोषीय घाटा, मैं जब फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत बताया था कि मान लो उसमें से जितनी रिसीट है और जितने एक्सपेंडिचर हैं, तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो फिस्कल डिफिसिट आएगा, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। तो अगर करंट अकाउंट डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट क्या है, दोनों मिल जाए, अगर कोई देश इन दोनों समस्याओं से ग्रसित हो, तब यह उस देश का ट्विन डिफिसिट कहलाएगा, दोहरा घाटा कहलाएगा। तब यह किसी भी देश का ट्विन डिफिसिट, दोहरा घाटा कहलाएगा। ठीक है, आगे सुनो, यदि मात्र आयात, ध्यान से सुनिएगा, अगर मात्र जो आयात एवं निर्यात से जो होने वाली रिसीट है, प्राप्तियां और पलायन की गणना की जाए, तब यह व्यापार संतुलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तब यह व्यापार संतुलन कहा जाएगा। यदि आयात निर्यात से ज्यादा हो, जैसे कि भारत के केस में, अगर आयात निर्यात से ज्यादा हो जाए, तब देश में देखोगे कि व्यापार संतुलन का घाटा होगा। क्या होगा? व्यापार संतुलन, बार बार बोल रहा हूं यहाँ, व्यापार संतुलन का घाटा होगा। जबकि यदि मान लो निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तब व्यापार संतुलन का अधिशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन का अधिशेष कहलाएगा। तो इसकी गणना के उद्देश्य से, इसकी गणना दो देश से भी होती, दो देश के रिगार्डिंग, दो देश के रेफरेंस में भी होती है, और ये देश और विश्व के भी बीच होती है, देश और विश्व के भी बीच होती है। तो भारत, अगर हम भारत और विश्व के साथ व्यापार संतुलन की बात करें, व्यापार संतुलन, तो भारत और विश्व का जो व्यापार संतुलन घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का, इसका मुख्य कारण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का आयात करते हैं, और उस आयात में जो सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है वो सोना और कच्चे तेल का हो जाता है, वो सोना और कच्चे तेल का होता है। साथ ही साथ चीन के साथ भी हमारा व्यापार संतुलन का घाटा होता है, क्योंकि हम चीन से ज्यादा चीजों का आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें, तो हम व्यापार संतुलन के अधिशेष में रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं, क्योंकि अमेरिका को हम चीजों का निर्यात जो है वो ज्यादा करते हैं, इस वजह से वो हमेशा चिल्लाता रहता है, और आयात हम वहां से कम करते हैं। तो एक देश प्रायः यह प्रयास करता है कि वह कम से कम 3 माह के आयात के भुगतान के उद्देश्य से उसके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। इसी को इंपोर्ट कवर कहते हैं। इंपोर्ट कवर मतलब किसी भी देश के पास अगर उसका विदेशी मुद्रा भंडार 3 माह के आयात के लिए है, तो इसको इंपोर्ट कवर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको इंपोर्ट कवर कहा जाएगा। आगे सुनना है, यदि यदि देश में, यदि मान लो किसी देश में विदेशी मुद्रा का आगमन हो अथवा देश से विदेशी मुद्रा का पलायन हो,
तो दोनों ही स्थिति में घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा का घरेलू मुद्रा में ये क्या कहलाएगा? ये परिवर्तित किया जाता है। इसी आप देखोगे कि वह सरलता जिससे घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाए, इसी को मुद्रा की कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं या मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। इसको और आसान भाषा में सुनो कि देखो भाई, आप देखोगे कि हमें आयात-निर्यात के लिए अपनी मुद्रा को कन्वर्ट करना होता है। अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को यानी हॉट करेंसी में और हॉट करेंसी मतलब हॉट करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में जो कन्वर्ट, ये सरलता, ये आसानी को ही मुद्रा की कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। मुद्रा की कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। तो हमें यहाँ आगे जो समझना है वो अकाउंट्स के रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में समझना है। जैसे कि देखोगे भारत में चालू खाते की जो परिवर्तनीयता है वो पूर्णतः संभव है। चालू खाते में जो भी चीजें हैं उसकी कन्वर्टिबिलिटी पूरी तरीके से पॉसिबल है, वो संभव है। परंतु पूंजी खाते की जो परिवर्तनीयता है वो पूरी तरीके से संभव नहीं है। वो पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो यदि चालू खाते की किसी अन्य उद्देश्य पूर्ति के लिए मुद्रा का किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जाए, तब यह चालू खाते की परिवर्तनीयता कहलाएगी। आप अगेन सुनिएगा, यदि चालू खाते की किसी उद्देश्य से मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा को अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जाए, मुद्रा को अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो चालू खाते की परिवर्तनीयता कहलाएगी। अब पूंजी खाते की जो परिवर्तनीयता है, अगर पूंजी खाते को ऐसी चेंज किया जाए किसी भी उद्देश्य के लिए, तो ये पूंजी खाते की भी परिवर्तनीयता कहलाएगी। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।